नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है शाह की हुंकार, कांग्रेस पर वार। मध्य प्रदेश में अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने एमपी आए शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस के शासनकाल में देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का था, लेकिन मोदी सरकार ने पहला अधिकार आदिवासी और गरीबों को दिया। अब शाह के इस बयान पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के बहाने बीजेपी आदिवासियों को लुभा पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का जवाब देकर इस वर्ग को फिर रिझा सकेगी? आखिर इस बार आदिवासी किसका साथ देंगे? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अमित शाह की हुंकार। शाह ने कांग्रेस पर किए वार, तुष्टीकरण का लगाया आरोप। बीजेपी ने आदिवासियों को दिलाया हक। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने मध्य प्रदेश पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। मंडला में उन्होंने चुन चुनकर कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि जब कमलनाथ और बंटा ढार की केंद्र में सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो देश की तिजोरी पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का था, लेकिन जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो हमने आदिवासी, पिछड़ों, दलित और गरीबों को पहला अधिकार दिया, उनको हक दिया। कुल मिलाकर शाह मंडला से आदिवासियों को साधते ही दिखे। उन्होंने आदिवासियों को रिझाने के लिए कांग्रेस पर सवालों की तोप तक तान दी। कमलनाथ और बंटा धार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया, मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी रही। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी, जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे। उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक अकल। जाहिर है कि बीते कुछ सालों से बीजेपी के हाथ से आदिवासी वोट बैंक लगातार छिटकता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार आदिवासियों पर डोरे डालने में लगी है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो आदिवासियों को लुभाने कांग्रेस भी वन अधिकार यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन शाह के आरोपों पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने भी बीजेपी को उसी के लहजे में जवाब दिया है। आप उत्सव मना रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से मर रही है। नौजवानों को काम नहीं, किसानों को दाम नहीं। आदिवासियों के मुंह पर आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पेशाब कर रहे हैं और नेमावर में 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों को आपकी इस भाजपा सरकार में गाड़ा जाता है। इसलिए यहाँ मत बताइए कि कौन क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने हैं। ऐसे में आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 16 पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी। इसलिए बीजेपी आदिवासियों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
नीलाभ जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि जो देश की तिजोरी थी कांग्रेस शासनकाल में अल्पसंख्यकों पर एक तरह से खोल दी गई थी, उनके लिए उनका पहला हक था, लेकिन मोदी सरकार आई, गरीबों को, आदिवासियों को पहला हक दिया। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और कमलनाथ तब केंद्र में मंत्री थे, सबने विरोध किया लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुनी। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं पहले इनको मैं स्पष्ट कर दूं। अल्पसंख्यक में आते हैं बौद्ध, अल्पसंख्यक में आते हैं सिख, अल्पसंख्यक में आते हैं जैन, अल्पसंख्यक में आते हैं पारसी और अल्पसंख्यक में आते हैं मुसलमान भी। तो पहले ये हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेल रहे हैं, पहले इनके दिमाग से निकाल दे अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होती है। जो कम संख्या में अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसमें हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं श्रीमान। तो आप जो हिंदू मुस्लिम वाला आखिरी जो अंतिम पेतरा आपने जो फेंका है, आपने भाषणों में 3-3 बार दोहरे के बाद जब आपको लगा कि आपकी दाल यहाँ गल नहीं रही, तो आप फिर वही अपने हथकंडे पर आ गए। अरे मनमोहन सिंह की आप क्या बराबरी करोगे? आप कल्पना भी नहीं करते उस प्रधानमंत्री की मनमोहन सिंह देश के आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे। देश की इकोनॉमी में सुधार मनमोहन सिंह जी ने किया है। जब पूरा विश्व मंदी से जूझ रहा था, तब हमारे देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी ने स्थिर रख रखी थी। बेरोजगारी से जूझते हुए देश को रोजगार गारंटी योजना, प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, न्यूनतम 100 रुपए मजदूरी दी जाएगी। ये मनमोहन सिंह जी का योगदान है। 2 करोड़ नौकरी का थोथा वादा नहीं। मनमोहन सिंह क्या बराबरी करोगे? आधार कार्ड की योजना मनमोहन सिंह ने शुरू करी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी तारीफ की थी, आपने तो विरोध किया था। जिस आधार कार्ड को आप थोथा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार सौंपा मनमोहन सिंह जी ने। मैं पुरानी बात तो कर ही नहीं रहा हूं, न इंदिरा जी की, न नेहरू जी, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अब सिर्फ मनमोहन सिंह की बात निकले, मनमोहन सिंह जी की ही बात कर रहा हूं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 उम्र के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा का अधिकार मुफ्त दिया जाएगा। ये मनमोहन सिंह। आपने क्या दिया? आर्थिक मंदी, अनियोजित लॉकडाउन, कोरोना में बेहिसाब मौतें, तुगलकी नोटबंदी, आपके चाहे तो उद्योगपति पैसे ले लेकर भाग गए। आपने अगर देश की स्वास्थ्य संस्था आपने चाहे तो उद्योगपतियों को भेज दी। सबसे फेल्यूर सरकार आपकी, और आप मनमोहन सिंह की बातें करते मंच पर आकर। आप सिर्फ कुल मिला के भ्रमित करते हैं। आदिवासियों के नाम से आप कार्ड खोलने आए। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं श्रीमान? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट संसद पटल पर पेश की गई है। सीधी पेशाब कांड किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। सिंगरौली में आदिवासी पर गोली किसने चलाई? भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र ने। आम जनता की बात नहीं कर। इस तरह भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों पर लगातार अत्याचार कर रही है। और निमाड़ कांड से मैं शुरुआत करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त हो जाएगी। वो हमने अपने पैकेज में बता दी है। नीलाभ जी, रिपीट मत कीजिए, जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी, वो कह रहे हैं मनमोहन सिंह की बराबरी नहीं कर सकते और आपके पास कुछ बचा नहीं, दाल गल नहीं रही, तो अब आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। अल्पसंख्यकों में तो सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सबसे बाद में मुसलमानों का नाम आता है। लेकिन आप सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इसलिए अब आपने अपना आखिरी पत्ता चल दिया। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग बहुतायत में किस लिए किया गया है, अगर इतिहास उठाएंगे तो पता चल जाएगा। दूसरी बात है, अगर आज उस चीज को ये बदलना चाहते हैं तो बहुत स्वागत है इनका, उस चीज को बदल लें और उस चीज को साक्षर करके बदले। दूसरा, इन्होंने जैसा कहा आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, तो पैसा नियम लेकर भारतीय जनता पार्टी आई। आदिवासी जनजातियों के लिए तेंदु पत्ता संग्रहण की जो रेट्स थे, दर थे, वो अगर बढ़ाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाए। 28 करोड़ मानव दिवस का सृजन अगर करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। जनजाति योद्धाओं को सम्मान देने का कार्य करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। राशन आपके द्वार अगर चलाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। सरोवर निर्माण उन क्षेत्रों में अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत किया। और जैसा मनमोहन सिंह की तारीफ कर रहे थे, निश्चित रूप से वे एक बहुत सशक्त प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री थे और उन्हीं के समय काल में कुछ स्टेटमेंट जारी हुए थे जिन पर उन्होंने कभी टिप्पणी नहीं की, जैसा कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, ये उन्हीं के शासनकाल के दौरान है। लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए महंगाई हुई, ये भी उन्हीं के शासनकाल की देन है। और महंगाई एक मानसिक बीमारी है, ये भी उन्हीं के शासनकाल की देन है। तो ऐसी उनके शासनकाल की बहुत सारी देन है भारतीय जनता पार्टी और आम जनता को जो उन्होंने बताया था उस समय पर, तो वो तो बहुत सारी देन है। और दूसरा, ये जो अल्पसंख्यक वाली बात करते हैं तो अल्पसंख्यक वाली जो इन्होंने 2006 दिसंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय यह स्टेटमेंट किया था सद्भावना दिवस के रूप में, जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था वो। और सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी जी की जयंती पे अभी एक कार्यक्रम हुआ है जिनके इनके अजीज प्रेम जी, जो अजीज
कुरैशी जी हैं, बहुत अजीज प्रेम है उनसे, उन्होंने कहा है 2 करोड़ मुसलमान मर भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये जो सद्भावना दिवस के कार्यक्रम रहते हैं, इसको ये तुष्टिकरण, कांग्रेस द्वारा तुष्टिकरण दिवस के रूप में क्यों नहीं घोषित करते? दूसरी बात है, ये तो पूर्व से ही निर्धारित है जिस तरह से ये अगर तुष्टिकरण की बात करेंगे तो मुस्लिमों के बीच भी तुष्टिकरण बन पा रहे हैं। जैसे अहमदिया मुस्लिमों को तमिलनाडु और केरला में मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया है, उनको हज जाने से मना कर दिया, उसके खिलाफ कहीं लड़ाई नहीं लड़ेंगे। दूसरे मुसलमानों को सिर्फ तुष्टिकरण और वोट की राजनीति के रूप में उपयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है। पासबंदा मुसलमान जो है उनके जीवन शैली यापन को अगर सुधारने का प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ वोट बैंक के तहत ये अपना एक पुराना एजेंडा जो आजादी की पूर्व से चला रहा है। अब मैं अगर बहुत सारी बात करूंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे राम मंदिर मुद्दा हो गया। 400 सीटें मिलने के बाद भी तुष्टिकरण के तहत ये चाहते तो उस समय इसको सुलझा सकते थे। 1949 के बाद में 10-11 साल तक तो कांग्रेस मुस्लिमों की तरफ से कोई वकील ही नहीं था भाई। 11 साल तक तो आप ही लड़ते रहे, उसी समय उसको सुलझा देते। तुष्टिकरण क्यों करा गया? क्यों राजनीति को बढ़ावा दिया गया? धारा 370 कश्मीर में नरसंहार हुआ, तब तुष्टिकरण की राजनीति। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें अगर आप बताएंगे तो मैं डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, नीलाभ जी से जवाब ले लेंगे, पहले दुबे जी को भी चर्चा में शामिल कर। नीलाभ जी लौट रहा हूं मैं, आप जवाब दे दीजिए सिलसिलेवार। दुबे जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। दुबे जी, आदिवासी गरीब दोनों का फोकस है। पिछली बार हमने देखा 47 में से किस तरह से 30 सीटें कांग्रेस ले गई थी तो सत्ता में आ गई थी, और उससे पहले 2003 से हमने देखा है 13 तक बीजेपी के पाले में आदिवासी सीटें ज़्यादा गईं तो वो सत्ता में रही। इस बार आपको क्या लग रहा है? दोनों अपने अपने काम गिना रहे हैं और एक दूसरे की कमजोरियां, किस तरफ जाता दिख रहा है आदिवासी वोट बैंक? देखिए, प्रदेश में ये क्या 22% की है आदिवासी की, और 47 सीटें तो आरक्षित हैं, लेकिन 80 सीटों पर ही प्रभाव रखते हैं। इसी कारण दोनों दलों का फोकस है, और चुनावी इतिहास भी बताता है कि जिधर आदिवासी उधर की सरकार। एक तरफ तो भाजपा और कांग्रेस उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी तरफ जैस अपनी ताकत, कभी आदिवासियों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम पे अपनी ताकत स्वयं दिखाई कि उसके 4-6 विधायक जीत के आ गए थे। अब जैस के माध्यम से अपनी खुद की ताकत भी दिखा रहे हैं। तो एक तरह से इस वर्ग को लुभाने के लिए बहुत खींचातानी चल रही है, लेकिन अंततः वही है कि जो प्रत्याशी जैसे खड़ा करते हैं 47 सीटों पे और आदिवासी 52 सीटों पे, तो उस प्रत्याशी के उस वर्ग में कितने संबंध हैं ये भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि दल तो दोनों अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा तो मुझे लगता है 2018 के बाद से ही शुरू हो गई थी, और वो केवल मध्य प्रदेश नहीं, वो छत्तीसगढ़ से लेके जो पूरी पट्टी है आदिवासी और झारखंड तक, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बना के और पूरे देश में उसका ऐसा जश्न मनाया। तो वो उसी कड़ी के अंतर्गत है। गौरव जनजाति दिवस भी उसी कड़ी के अंतर्गत है। जबलपुर में वो कार्यक्रम, वो भी सब उसी। लेकिन मध्य प्रदेश में है जो कमलनाथ है, जो पिछले 40 सालों से छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आदिवासी बाहुल इलाका है, तो उनके जो संबंध है वहाँ, और वो जो नब्ज समझते हैं कि आदिवासी क्या चाहता है, कैसे मानेगा। तो एक तरफ कांग्रेस है की तरफ से कमलनाथ हैं जो उस पर एक समझ रखते हैं, उनको जानते हैं, उनकी वोट लेते रहे हैं वो लोकसभा में अभी तक, और दूसरी तरफ भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसलिए चौकसी जी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा 2023 के चुनाव में कि आदिवासी सबसे ज्यादा दुविधा में रहेगा कि आखिर वो जाए किधर, क्योंकि दोनों तरफ उसको खींचने की बराबर कोशिशें हो रही हैं, और तीसरा जैस भी लगा हुआ है। तो ये बड़ा वोट बैंक है जो कि 80 सीटों को प्रभावित करता है, 22% जिसका वोट प्रतिशत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सरकार, ये निर्माता है आदिवासी पर, इसीलिए ये जोर आजमाइश लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अभी आपने देखा ना, लेकिन आप कह रहे दुविधा में रहेगा। पिछले हम यदि कुछ आंकड़े गिने या देखें, उन पर नजर डालें, तो दुबे जी दुविधा में नहीं रहा। वो या तो कांग्रेस के साथ गया या फिर बीजेपी के साथ रहा। स्पष्ट रहा है उसका, जिसके साथ रहा वो सत्ता में रहा। लगातार हमने देखा कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस सत्ता में रही, बीजेपी के पाले में आया, बीजेपी की सत्ता में रही, और जब 2018 में थोड़ा बहुत कह सकते हैं दुविधा में रहा, लेकिन आंकड़ा वही है जो बीजेपी के पाले में था पहले, वो कांग्रेस के पाले में आ गया था। मैंने जो चौकसी जी कहा ना कि 18 में कमलनाथ आए थे, 13 तक रहा आदिवासी बीजेपी के साथ, लेकिन चूंकि वो उसकी पकड़ रखते थे वो आदिवासी को अपनी तरफ ले आए, और 18 के परिणाम के बाद बीजेपी ने वो सब कोशिशें शुरू कर दी कि ये फिर ना चला जाए 2023 में। तो मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये दोनों दल इतनी ताकत लगा रहे हैं इस वर्ग को
ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि आखिर वो किधर गया। हम लोग जब जाते हैं सर्वे अर्वे करने तो कई प्रकार की उनकी बातें और तर्क रहती हैं, या तो खुद की भी ताकत खड़ा करना चाहते हैं। तो बड़ा ये अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप अभी से कुछ नहीं कह सकते कि किधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। वो बात कर रहा है एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों को। बिल्कुल। तो नीलाभ जी वो कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी केंद्र में तो आपने बाकायदा उसकी तारीफें गिनाई, जो उसकी उपलब्धियां वो गिनाई, वो कमियां गिना रहे हैं। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, जिस महंगाई की आज आप बात कर रहे हैं वो महंगाई मानसिक बीमारी है। आपके नेता कहते थे ज्यादा खाने से भुखमरी है। तो जब आप सत्ता में थे तो ये कमजोरियां थी, जो कमियां थी, उनको आप दूसरी तरीके से कहते थे, आज सरकार पे डाल रहे हैं। देखिए, शब्द पकड़ो, शब्द को तोड़ मरोड़ के पेश करें। मेरी बात सुने, मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर क्या है? क्या ये है कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था, मनमोहन सिंह जी ने वो कहा था? मुद्दा क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या किसानों की समस्या। आज सूखा पड़ा हुआ है, ओले पाले में किसानों को मुआवजे तक नहीं मिले, महिलाओं पर होते बलात्कार, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मंच पर आके हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, अल्पसंख्यकों की बातें करते हैं। कभी इनके मुंह से ये क्यों नहीं शब्द फूटता कि रोजगार की बात करो मध्य प्रदेश में आके, महिला सुरक्षा की बात करो मध्य प्रदेश में आके, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तो रोक लाओ मध्य प्रदेश में आके? ऐसी बातें क्यों नहीं होती मध्य प्रदेश में आके? जब भी बात करते हैं ध्रुवीकरण की बातें करते हैं या पिछली बातें करने लगते हैं, सीधी बात आदिवासियों की बातें करते हैं। इन्होंने आदिवासियों के नाम से तमाम इवेंट बना दिए। देखिए, जल जंगल जमीन की रक्षा की, देखिए सुरक्षा दी आदिवासियों को। आदिवासियों की सुरक्षा की मैं आपको बहुत पुरानी नहीं, सिर्फ 1 साल की फहरिस्त बताऊंगा अगर आप मुझे अनुमति है तो। मात्र 1 साल की, बहुत पीछे तो जाऊंगा नहीं, लंबी चौड़ी फहरिस्त समय कम पड़ जाएगा। सीधी पेशाब कांड, उसके बाद सिंगरौली में विधायक ने गोली मारी आदिवासी को, मार्च 2023 में मऊ में आदिवासी महिला की गैंग दौर में बोल चुके हैं ना। अरे 1 साल की घटना बता रहा हूं, मैंने आपसे कहा ना पिछले साल की घटना, इसी साल 2023 की घटना बता रहा हूं मैं, 22 में भी नहीं जा रहा हूं मैं आपको। कम से कम 25 घटना आदिवासियों के साथ हुई है और उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा की गई है। ठीक है, अब आदिवासी क्या बातें करेंगे? ठीक है व्यास जी, तो मनमोहन सिंह की बात क्यों करना? बेरोजगारी की बात करिए, आदिवासियों पे अत्याचार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। ये मुद्दे आपको तकलीफ देते हैं, आपके राह में रोड़ा बनते हैं, शायद इसलिए इन पर चर्चा नहीं करते आप। मनमोहन सिंह की बात इसलिए करी क्योंकि इन्होंने भी मनमोहन सिंह की तारीफ करी थी, तो उन्हीं के विषय की 2 बातें मुझे भी करी। मनमोहन सिंह पे उंगली उठाई तो हमने दूसरा आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ श्रीमान। मध्य प्रदेश में ही कार्रवाई हो रही है, सिर्फ राजस्थान में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पटल पे खड़े होकर बोलते हैं कि महिलाएं झूठ बोल रही है। मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। सुनिए मेरी बात सुनिए, सत्य कड़वा होता है, इसलिए आप सत्य नहीं सुन पाते। कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्लाना चालू कर देते हैं। आप सत्य सुनिए, धरातल पर आकर उन आदिवासियों की पीड़ा को समझिए, जनजाति समाज की पीड़ाओं को समझिए। वो सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी आजादी के पश्चात से आदिवासियों में पाई जाती थी, उस सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी जैसे तेंदुपत्ता आप क्या रुपए दे रहे थे? 450 रुपए, और दिन भर वो गृहिणियां बिचारी वहां पर कार्य करती रहती थी। मनरेगा आपने फेल कर चुके थे पूरी तरह से। मनरेगा आपकी असफलताओं को और उसमें अमूलचूल परिवर्तन के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सफलताओं को प्रदर्शित करता है। मनरेगा के तहत अभी जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब आपने सिर्फ आदिवासियों के नाम से इवेंट बनाया श्रीमान। कोलारस में कांग्रेस का विधायक, लेकिन कोलारस में कांग्रेस का पूर्व विधायक अगर महिला के साथ आदिवासी समुदाय बोला के मुंह में दही जम जाता है। ये वहाँ कुछ नहीं बोलते। राजस्थान में आदिवासियों के खिलाफ घटना होती तो वहाँ कुछ नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में होती तो कुछ नहीं होता। आप एक समाज के लिए बात करते हैं, एक समाज के विशेष अधिकारों के लिए बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव के साथ आप बात करिए, हर विकास के लिए बात करिए, गरीब आदमी के विकास की बात करिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं। प्रदेश से वो अजीज जो आपके अजीज खान कहाँ से आए थे प्रदेश में? किसने बुलाया था साहब उनको? राजीव गांधी सद्भावना दिवस के रूप में किसने बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रित करा था। जब वे आके उल्टे सीधे डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो है वो विश्व हिंदू परिषद को गाली बकते, कुछ नहीं कर पाते। चलिए माफी चाहता हूं कि चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आदिवासी और गरीब फोकस में है, कांग्रेस भी उन पर डोरे डाल रही है, बीजेपी भी डोरे डाल रही है। और निश्चित तौर पर जो दुबे जी कह रहे थे, इस बार आदिवासी हो सकता है दुविधा में हो, क्योंकि दोनों की तरफ से
सौगातें उसके लिए खुल रही हैं, पिटारे में से बहुत कुछ निकल रहा है और वो अपनी शक्ति भी दिखा रहा है। पहले भी उसने दिखाने की कोशिश की, इस बार जैश के रूप में। तो इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। आदिवासी किसके पाले में जाएंगे, ये तय है कि वो जिसके भी पाले में जाएंगे। यदि कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, यदि बीजेपी का समर्थन करते हैं तो सरकार भी बीजेपी की ही रहेगी, क्योंकि ये आदिवासियों पर निर्भर करता है। 47 सीटें आरक्षित हैं और लगभग 84 सीटों पर वो जीत हार तय करते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।